तो मुझे लगता है कि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में लेना है, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, उस तरीके से आप अपनी आदत बनाइए कि न्यूज़पेपर को भी डेली पढ़िए। कि एनसीईआरटी जो है आपका बेसिक सोर्स है, एनसीईआरटी पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। मेंस आप तैयार करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका साथ साथ प्रीलिम्स भी तैयार हो रहा है। कोचिंग का रोल किसी भी कैंडिडेट के सिलेक्शन में 10% से मुझे लगता है ज्यादा नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ यूपी पीसीएस 2023 में डीएसपी की पोस्ट पर सिलेक्टेड पीयूष पांडे सर हैं। दोस्तों, आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी उनके पास आप लोग के पास लगभग काफ़ी अच्छा समय है तैयारी करने का। तो आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानने वाले हैं सबसे कि यदि आप लोग यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे करें, किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, मेंस की तैयारी कैसे करें, साथ साथ उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी कब से स्टार्ट करें, क्या रणनीति होनी चाहिए, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ साथ क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए वो भी सर से आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े जो कि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस 2025 टारगेट कर रहे हैं। तो उन लोग का कमेंट्स आ रहा था कि हम पीसीएस 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं, क्या चीज़ें फॉलो करें, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। कैसे स्टार्ट करें और किस चीज़ से स्टार्टिंग करें पढ़ाई की? जी, मुझे लगता है कि जैसा कि सभी जानते हैं कि 3 चरणों का एग्जाम है। तो जो लोग अभी एकदम बिल्कुल नए हैं, जो फ्रेशर हैं, जो सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक ये है कि उस जो एग्जाम का पैटर्न है उसको समझें। जैसे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए या हमारा सिलेबस हो गया, तो सबसे पहले उनको आप फोकस करिए, उनको देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस पे आप फोकस कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखिए। तो मुझे लगता है कि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में लेना है तो सबसे पहले आप मेंस की जो तैयारी है उस पर आप फोकस करिए। मेंस की तैयारी के जो प्रोसीजर है उसको मैं अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं स्टार्टिंग में ये बता रहा हूँ कि आप क्या करिए कि मेंस पे फोकस करिए, उसका जो सिलेबस है उस पर आप फोकस करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। और जब मेंस का आपका सिलेबस तैयार हो जाए तो आप कोशिश करिए कि अगर आपके प्रीलिम्स में बैठने जा रहे हैं 15 महीने फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास हैं, तो आप कोशिश करिए स्टार्टिंग के 8-9 महीने आप अपना जो मेंस का सिलेबस है उस पर आप फोकस करिए और मेंस का सिलेबस को पूरा एक एक पॉइंट आप उसको तैयार कर लीजिए। अब जब मेंस आप तैयार करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका साथ साथ प्रीलिम्स भी तैयार हो रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों अलग अलग नहीं है, वो इंटीग्रेटेड ही तैयारी उसकी होती है। एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहेंगे, जैसे कि जब तैयारी स्टार्ट करें, मान लीजिए मेंस की तैयारी करें, तो उसके लिए क्या सोर्स रखें? क्योंकि स्टार्टिंग से स्टैंडर्ड बुक्स जाएं या फिर कोचिंग का कोई नोट्स लें या फिर एनसीईआरटी से स्टार्ट करें? जी, मैं अभी इस बात का जिक्र करने वाला ही था। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एनसीईआरटी जो है आपका बेसिक सोर्स है। एनसीईआरटी पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उस पर एक हिसाब से बिलीव करता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के माध्यम से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी डेवलप हो जाएगी। और एनसीईआरटी से इवन जो प्रीलिम्स के स्तर पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, न केवल यूपी पीसीएस में बल्कि यूपीएससी के भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है वो ठीक ठाक वहाँ एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। और उसमें भी हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं, पॉलिटी के जो बहुत टर्मिनोलॉजी वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो आप देखेंगे तो एनसीईआरटी से मिलेंगे। एनसीईआरटी आपकी मुझे लग रहा है कि आपको अगर फ्रेशर हैं तो 6 से आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ी है और मैंने उसका जो इंपॉर्टेंस है वो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश करिए एनसीईआरटी आप पढ़िए, 6 से लेकर के 12 तक पढ़िए, और क्योंकि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। उसके बाद ही आप स्टैंडर्ड बुक पे जाइए, मतलब मेरा यही मानना है। अगर पेपर वाइज बुक लिस्ट की बात करें, मान लीजिए मेंस की तैयारी की, तो पेपर वाइज क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए? जी, पेपर वाइज जैसे पॉलिटी के लिए सभी लोग जानते हैं लक्ष्मीकांत है, क्योंकि वही आपका कोर्स है। आप एक बार एनसीईआरटी पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ने जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत मतलब एक हिसाब से ठीक लगेगा। लक्ष्मीकांत के साथ साथ एक बेयर एक्ट आता है। बेयर एक्ट आप छोटी सी बुक आती है, उसमें ज्यादातर जो आर्टिकल वगैरह है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उन सबका उसमें जिक्र किया गया है। तो बेयर एक्ट को आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको आर्टिकल वगैरह याद हो जाए, या जो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उनको आप देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली आपको जो पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत पे ही फोकस करना पड़ेगा, और साथ साथ आपकी एनसीईआरटी जो आपकी बेसिक सोर्स है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना पड़ेगा, मैंने भी पढ़ी है। और या उसके साथ साथ आप बिपिन चंद्रा को मॉडर्न इंडिया के लिए आप पढ़ सकते हैं। जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके लिए आप रामसर शर्मा को पढ़ सकते हैं। प्लस जो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे हिस्ट्री की, उसमें भी आपकी जो हिस्ट्री के प्रति जो आपकी जो नॉलेज है वो आपकी ठीक ठाक उसमें हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि हिस्ट्री के लिए हो गया और पॉलिटी के लिए हो गया। एनवायरमेंट के लिए आप जो दृष्टि की एक बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हैं। प्लस शंकर आईएएस की, अगर इंग्लिश मीडियम से शंकर आईएएस की जो बुक आती है उससे भी आप पढ़ सकते हैं, मुझे लग रहा है।
और ज्योग्राफी में भी आपकी एनसीईआरटी ही यहाँ पे काम आएंगे। प्लस स्टैंडर्ड बुक के रूप में आप महेश बड़वाल की बुक आती है वो आप पढ़ सकते हैं, सविंदर सिंह की बुक आती है। इसमें आप एक बार स्टैंडर्ड बुक में एक बार देख लीजिए, जो आपको उचित लगे वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी पे फोकस करिए, प्लस आप सिलेबस पे फोकस करिए। उसके बाद आपका एथिक्स का रहता है। एथिक्स के लिए आप एक पी रायन चौधरी की बुक आती है जो मैंने पढ़ी थी, वो आमतौर पे इंग्लिश मीडियम की ही बुक है, लेकिन उसको हिंदी में बाद में ट्रांसलेट किया गया। दोनों आईएएस ऑफिसर हैं जिनकी जिन्होंने बुक मतलब लिखी हुई है, उसको मैंने पढ़ा था। प्लस आप क्या करिए, जो आपके अगर कोई नोट्स अच्छे हो जाएं तो वो करिए। प्लस एथिक्स में जो सिलेबस है उस पर आप जो नोट्स बनाइए, प्लस उसमें अधिक से अधिक एग्जाम्पल कोशिश करिए कि एथिक्स के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमारे जो हमारे आईएएस ऑफिसर हैं, हमारे आईपीएस ऑफिसर, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने अगर अपने अपने जो उनका कार्य क्षेत्र है उसमें अगर उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा योगदान किया है तो उसको आप एग्जाम्पल के रूप में नोट करिए। मुझे ये लग रहा है एथिक्स के लेवल पे ये अच्छा हो जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी अगर आप बुक के स्तर पे देखेंगे तो उसके लिए आप उसमें जो भी सिलेबस है उसको देख सकते हैं। प्लस बुक भी मार्केट में ठीक ठाक अवेलेबल है, उनको आप देख सकते हैं। प्लस आप अगर साइंस टेक के लिए तो आप चूंकि पूरा पेपर जो है थर्ड पेपर का साइंस टेक के लिए करंट ओरिएंटेड होता है। इकोनॉमिक्स का जो भी सिलेबस है उसमें भी आप जो रमेश सिंह की जो बुक आती है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है इस तरीके से जो ये बुक्स हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। बट लेकिन मैं यही कहूँगा एनसीईआरटी पे आप सबसे पहले फोकस करिए, उसके बाद स्टैंडर्ड पे आइए, क्योंकि तभी मुझे लग रहा है कि एक अच्छा आपका आउटपुट आप दे पाएंगे। और उसको सिलेबस के साथ आप इंक्लाइन भी करिए साथ साथ। पेपर 5 और 6 जो इस बार यूपीपीसीएस में नया ऐड हुआ उसके लिए जी, पेपर 5 और 6 की जो बात है तो अभी जैसे क्योंकि अभी लेटेस्ट ऐड हुआ था तो बहुत अच्छा मार्केट में कंटेंट अवेलेबल नहीं था। इसके लिए क्या होगा, अभी भी आप देखिए कि बुक्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, बट उसमें मुझे जहां तक लगता है कि उसमें भी थोड़ा थोड़ा क्या है, हर एक बुक में थोड़ा कुछ कंटेंट अच्छा है, कुछ कंटेंट थोड़ा सा उसमें एक हिसाब से जल्दबाजी में लिख दिया गया है। तो मुझे लगता है आप अगर अपने से सेल्फ नोट्स बना लेंगे, जो सिलेबस है गवर्नमेंट की साइट की मदद लीजिए और कई बुक्स की आप मदद लेकर के अपना सेल्फ नोट्स बना लीजिए हर एक टॉपिक पे, तो मुझे लग रहा है एक बेहतर होगा। और हो सकता है अभी आने वाले टाइम में अच्छी बुक्स उसकी और मार्केट में आएंगी। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मैं थोड़ा अगर फ्री हो जाता हूँ तो मैं 5 और 6 पेपर की मैं अपनी बुक्स निकालूंगा तो हो सकता है, लेकिन ये क्या है कि अभी थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। और आप मुझे लग रहा है कि सेल्फ नोट्स ही तैयार कर लीजिए जितने भी जो आगे एग्जाम देने वाले हैं। और हिंदी और एसए का भी पेपर होता है इसमें, जिसके मार्क्स भी जुड़ते हैं, तो इसके लिए क्या चीजें कर सकते हैं? एसए के लिए मुझे लग रहा है कि जो भी आपके जो करंट इवेंट जो चल रहे हैं उनको आप देखिए। जैसे इस बार जैसे 2023 का जो पेपर था, G20 बहुत ज्यादा न्यूज में था, G20 से क्वेश्चन आया। अंतरिक्ष के क्षेत्र में जगह चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। बाकी और सारे जो मतलब ठीक ठाक उन्होंने इसरो बहुत अच्छा काम कर रहा था, तो अंतरिक्ष से भी क्वेश्चन आया। तो इस तरीके से जो करंट इवेंट होती है उनसे क्वेश्चन एक आमतौर पर आने की संभावना होती है। और प्लस क्या है, आपका अगर जीएस का सिलेबस पूरा तैयार रहेगा तो मुझे लग रहा है कि आपकी एक डेप्थ, एक जो एनालिटिकल जो थॉट है वो डेवलप हो जाएंगे। प्लस आप कोशिश करिए कि एस्से अधिक से अधिक एस्से लिखिए, क्योंकि आप एक बात समझिए कि आप 200 नंबर का अगर जीएस फर्स्ट पेपर का एग्जांपल के रूप में समझे तो 200 में आपको 100 नंबर लाने में थोड़ा बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आप देखिए कि मतलब फर्स्ट पेपर का एग्जांपल है तो आप हिस्ट्री पूरा पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, प्लस इंडियन सोसाइटी पढ़ेंगे, तब जाके आप 100 नंबर लेके आ पाएंगे। और आपका 150 मार्क्स का अगर एस्से का पेपर अगर कोई है उसमें आप 100 नंबर ठीक ठाक ढंग से अगर थोड़ी भी मेहनत कर लेंगे तो मुझे लग रहा है कि आ जाएंगे। तो इन पेपर को आप कतई इग्नोर मत करिए और इन पे फोकस करिए। और हिंदी में भी यही सिचुएशन कि मेरे इससे पहले जो मैंने अटेम्प्ट दिया था, जो मेंस लिखा था, उसमें मेरे हिंदी में 150 में 102 मार्क्स है और समझिए जीएस में मेरे 102 मार्क्स नहीं आ पाए थे। तो बहुत कम एफर्ट में आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। और यही होता है कि बहुत सारे बच्चों के हिंदी में 150 में 62 64 नंबर आते हैं, किसी के 70 मार्क्स आते हैं। तो ये 30 नंबर का लगभग जो गैप क्रिएट होता है ये आप क्या कर सकते हैं, इन पेपर में हो जाता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इन दोनों पेपर को बहुत सीरियस लीजिए। आप 300 नंबर मान लो अगर इससे और इसको हिंदी को देख लें, 300 नंबर टोटल हुआ, इसमें आप 200 प्लस ले आएंगे और आप समझिए 400 नंबर में आप 200 मतलब लाना थोड़ा सा बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो हिंदी और इससे फोकस करिए। इसके लिए जो बुक्स हैं उसके लिए हिंदी के लिए तो आपकी अगर देखा जाए तो हरदेव बहारी की बुक आती है, पीएन पांडे की बुक आती है, मैंने उनको पढ़ा था। प्लस आप प्रीवियस ईयर जो भी उसमें क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर आप लगा लेंगे तो मुझे लग रहा है कि हिंदी के स्तर पे हो जाएगी। प्लस आप क्या करिए कि वर्तनी, जैसे अगर जो हिंदी जो लिखने वाले लोग हैं तो उनकी वर्तनी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मात्रा की बोलो आमतौर पर गलतियां हो जाती हैं। क्योंकि हिंदी का पेपर अगर कोई एग्जामिनर चेक कर रहा होगा तो हिंदी का स्पेशलिस्ट होगा वो, और अगर आप वर्तनी अगर गलत कर रहे हैं, छोटी की मात्रा की जगह बड़ी लगा रहे हैं तो उसको उसके दिमाग पे उसका बैड इंपैक्ट जाएगा और नंबर आपके वो काटे जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि हिंदी के स्तर पे आप अच्छी राइटिंग में लिखेंगे तो नंबर अच्छे आएंगे। प्लस पीएन पांडे को पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें 6 टॉपिक हैं, प्लस लेटर होते हैं, प्लस गद्यांश पूछे जाते हैं। गद्यांश में जैसे भावार्थ अपने शब्दों में भावार्थ पूछा गया है, तो आप कोशिश करिए उसमें अधिक से अधिक एग्जाम्पल डालने की कोशिश करिए। मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा सर, जैसे कि आपने इसमें कई बार सिलेबस का जिक्र किया है, मान लीजिए कोई नया छात्र होता है वो
जब सिलेबस का जिक्र सुनता है तो डाउनलोड तो कर लेता है, लेकिन उसमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए और सिलेबस देखने के बाद किस तरीके से हमें बुक्स में उसका कंटेंट ढूंढना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि सिलेबस तो बार बार जितने भी टॉपर्स का वीडियो लोग देखते हैं सभी टॉपर्स तो सजेस्ट ही करते हैं। जी, जहाँ तक सिलेबस की बात है, सिलेबस तो मुझे लग रहा है केवल डाउनलोड ही नहीं करना चाहिए, उसको आप क्या करिए अपने आसपास, अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री का सिलेबस आपके पास होना चाहिए और धीरे धीरे जब इसको पास में रखेंगे तो आप देखेंगे कि किसी आके आपको पूरा याद होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आर्ट एंड कल्चर में अगर क्या मूर्तिकला पूछा जा रहा है, तो मूर्तिकला प्रश्न आएगा कि मौर्य काल में मूर्तिकला के विकास का एक हिसाब से आप क्या करिए विश्लेषण कीजिए, किस तरीके से विकास हुआ। तो मौर्य काल का अगर पूछा जा रहा है या अगर प्राचीन भारत में अगर मूर्तिकला का विकास पूछा जा रहा है तो आपको पूरा टाइम पीरियड आपको कवर अप करना पड़ेगा। तो ये आप क्या करेंगे, अब जब भी आप आर्ट एंड कल्चर का जब सिलेबस देखेंगे मेंस का, तो उसमें लिखा हुआ है कि कला के रूप, उसमें सिलेबस में वास्तुकला एवं कला के रूप, तो कला के रूप में क्या आ जाता है उसमें लिखा हुआ है। अब कला के रूप को आप उसको क्लासिफाई करिए, कला के रूप कौन सा, मूर्तिकला भी आपका कला के रूप में आएगा, चित्रकला भी कला के रूप में आएगी, स्थापत्य कला भी आएगी। तो आप क्या करिए, जब चित्रकला पढ़िए तो चित्रकला आप क्या है, आपको पता होना चाहिए कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता से अगर चल रहा है, जहां से उसकी टाइम पीरियड शुरुआत हो वहां से आप चल के आइए। मूर्तिकला पढ़ रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक उसको पढ़ने की कोशिश करिए। तो ये आपकी क्या होगी, एक आपका पूरा एक क्रम बन जाएगा और यहीं से आपके प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन हो जाएंगे, मेंस के भी। अगर मान लो कि अगर एग्जाम्पल के रूप में पूछा गया कि गुप्त काल जो है वो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था, तो आप समझिए कि गुप्त काल में स्थापत्य के क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से विकास किए गए, ये जब आप पढ़ेंगे तो आपका पता चल जाएगा। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि आप क्लासिफाई करिए और हर एक सिलेबस के एक एक पॉइंट पे उसको डेप्थ में समझिए। आप कंटेंट याद करने से पहले मुझे लग रहा है कि आप सिलेबस को याद करिए और इस सिलेबस को समझिए, उसके एक एक पॉइंट को अपने उसको बहुत और डिटेल में समझने की कोशिश करिए। अगर आप सिलेबस समझ जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन समझ जाते हैं, तो आपका जो सफर है मुझे लग रहा है 50% आप तभी कंप्लीट कर लेंगे, 50% बाद का बचेगा। अच्छा, मान लीजिए प्रीलिम्स के एग्जाम के पहले कितना महीने पहले एग्जाम मेंस का तैयारी बंद कर देना चाहिए, और मेंस के तैयारी बंद करने से पहले मेंस में क्या और चीज़ें करनी चाहिए, जैसे आंसर राइटिंग वगैरह किस तरीके से उन दिनों में करनी चाहिए, या फिर प्रीलिम्स का एग्जाम दे लें उसके बाद में जो 3-4 महीने का टाइम बचेगा एग्जाम से पहले मेंस के, तो उसमें आंसर राइटिंग वगैरह। जी, मुझे लगता है जैसे प्रीलिम्स की बात, अगर कोई कैंडिडेट है जो बिल्कुल फ्रेशर है, पहली बार प्रीलिम्स देने जा रहा है, तो मुझे लगता है फिर वो 4 महीने पहले अपना जो मेंस का है पूरा कवर कर ले। 4 महीने पूरी जी जान लगा करके प्रीलिम्स पे फोकस करिए, क्योंकि प्रीलिम्स आप वो ऐसा बैरियर है जो मुझे लग रहा है कि तीनों फेज में सबसे टफ वो एक हिसाब से है स्टेज है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें लाखों कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें आपको सेलेक्ट होना होता है, सीटें बहुत कम होती हैं। तो मुझे लग रहा है प्रीलिम्स पे आप सबसे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि और प्रीलिम्स पे फोकस आप करिए, क्योंकि और उसके पहले आप क्या करिए, मेंस आप तैयार भी कर लीजिए। ये मेंस मान लो भले ही आपका प्रीलिम्स जब दे करके आए हैं, तो मैं कोशिश करता था कि मैं प्रीलिम्स जब लिख के आऊँ तो अगले दिन से मेरे पास मेंस का सारा कंटेंट होना चाहिए। भले ही आपको याद नहीं हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपका मेंस का पूरा जब प्रीलिम्स लिख करके आएंगे तो आपको अगले दिन पूरा मेंस का एक एक चीज याद होगी। याद भले ही ना हो, लेकिन आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि आप जब बैठे हैं 2 दिन में 4 दिन में उसको रिवाइज करके आप मेंस का जो आंसर राइटिंग करने के आप स्थिति में हों। अगर ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है मेंस पे आप अपनी पकड़ बनाइए, क्योंकि ये मेंस ही वो स्टेज है जो आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाता है। प्रीलिम्स आपको एक हिसाब से वो क्या है कि एक हिसाब से हॉल टिकट के रूप में है, आपको एंट्री में प्रीलिम्स दिलाता है, लेकिन सिलेक्शन आपको मेंस दिलाता है। अगर मेंस में आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो इंटरव्यू में भी अगर मान लो थोड़े 10 नंबर 15 नंबर कम होंगे तो आपकी उससे रैंक भले ही प्रभावित हो जाए, लेकिन आपका सिलेक्शन मुझे प्रभावित नहीं होगा। तो अगर आप मेंस में अच्छी पकड़ बनाएंगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस अधिक होंगे। तो मुझे लगता है मेंस पे आप काम करिए, और प्रीलिम्स के करीब 4 महीने पहले जो बिल्कुल फ्रेशर का है, जो जिन्होंने पहली बार प्रीलिम्स लिखने जा रहे हैं, जिन्होंने इसके पहले प्रीलिम्स या मेंस लिखा हुआ है, तो वो 2-3 महीने पहले भी, क्योंकि उनको आइडिया हो जाता है, जिन्होंने प्रीलिम्स एक बार पास कर रखा है तो उनको आइडिया हो जाता है कि कहाँ कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्या 2 महीने या 3 महीने पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं मुझे लगता है। अच्छा, मान लीजिए 2-3 महीने का जो प्रीलिम्स का टाइम बताया, तो उन प्रीलिम्स के दौरान क्या क्या बुक लिस्ट फॉलो करना चाहिए, क्या जो चीज़ें उन्होंने पहले मेंस के दौरान पढ़ी हैं वही बुक लिस्ट पढ़ें, या फिर उसके लिए कोई शॉर्ट में चीज़ें बना लें पहले से उसको पढ़ें? जी, जैसे अब मेंस का जैसे सिलेबस है उसमें एथिक्स पूछा जाता है, प्रीलिम्स से एथिक्स से कोई खास मतलब नहीं है, तो क्या करिए आप एथिक्स को साइड लाइन कर दीजिए।
इंटरनल सिक्योरिटी मेंस से पूछो, मेंस का आपने तैयार किया होगा, प्रीलिम्स में आमतौर पे क्वेश्चन नहीं पूछा थे, कुछ एक आध क्वेश्चन अगर करंट में होते हैं कुछ बार्डर इशू करके तो भले ही पूछ लिया जाए। इंटरनल सिक्योरिटी को आप साइड लाइन करिए। एनवायरमेंट से क्वेश्चन देखो क्या पूछे, प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं, तो एनवायरमेंट जो आपने मेंस से पढ़ रखा होगा तो वहां भी आपको एक आइडिया रहेगा। बट आपको क्या करना, जो आपने मेंस के लिए एनवायरमेंट का नोट्स बनाया उसमें आप वो जो फैक्चुअल जो जानकारी है जो लगता है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, उनको आप याद करिए, उनको आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए या उनको अलग किसी डायरी में नोट कर लीजिए। इस तरीके जैसे हिस्ट्री में है, तो हिस्ट्री में आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आपको प्रीलिम्स के टाइम पढ़ने की जरूरत नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ने की जरूरत है क्योंकि आपने पढ़ रखा है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में भी अगर आप देखें, जैसे मूल्यांकन पूछ रहा है तो उसके आलोचनाएं आप मत पढ़िए उसकी, समझ रहे हैं ना, ये करना है आपको। अगर मूल्यांकन किसी चीज का पूछ रहे हैं, 1909 का जैसे अधिनियम जो भारत शासन अधिनियम है वो अगर पूछा जा रहा है तो उसका मूल्यांकन, उसकी आलोचना वाला पक्ष आप प्रीलिम्स में मत पढ़िए, उसकी जो फैक्चुअल जानकारी की कौन कौन से इसमें जो कौन किसकी विशेषताएं कौन सी उनको याद करिए। ये आप सेग्रीगेट करना आप कैसे सीख पाएंगे, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीख पाएंगे और मेंस के क्वेश्चन से सीख पाएंगे। ये मैंने एग्जांपल इसलिए बताया ताकि आप समझ सकें। और इसी तरीके से आप समझिए, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर से आप क्या करिए, जो चीजें पूछी जा रही तो वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, वहां से आप उनको याद करिए बाकायदा। आपके आमतौर पे क्या होता है, क्वेश्चन फैक्चुअल के रूप में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये होगा, क्योंकि वहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधे फैक्चुअल होते हैं, या तो आपको आ रहा होगा या तो नहीं आ रहा होगा, उसके लिए आपको याद होना भी बहुत जरूरी मुझे लगता है। तो फैक्चुअल डाटा के लिए किसी कोचिंग का नोट्स वगैरह प्रीलिम्स के लिए पढ़ ले या फिर कैसे कि खुद से अपना सेल्फ नोट्स? अगर जो भी बच्चे कोचिंग किए हैं उन्होंने वहाँ कोचिंग से उनको नोट्स मिला है, अगर उनको लगता है कि वो उनके बहुत अच्छे मतलब यूज का है, क्योंकि वो उनको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट उनका नोट्स है। अगर उस नोट से क्वेश्चन बराबर उनके आ रहे हैं तब तो मतलब है कि इंपॉर्टेंट है। अगर उस नोट से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, ना प्रीलिम्स के आ रहे हैं, मेंस के नहीं आ रहे हैं, तो किसी भी कोचिंग, चाहे कोई भी कोचिंग हो, कहीं से भी आप पढ़े रहे हैं, अगर उससे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो फिर वो काम का नहीं है। तो आप क्या करिए, अपना सेल्फ नोट्स बना लीजिए और उस पर आप अंडरलाएंगे। तो डेटा फैक्ट की बात मान लो, आपकी किसी कोचिंग से आपने मतलब नोट्स बना लिया हुआ है, मिला हुआ है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या करिए, वहां से जो प्रीलिम्स वाला जो डाटा है वो आप किसी साइड डायरी पे आप नोट कर लीजिए और वहां पे उसको याद करिए। ये मुझे लग रहा है कि ठीक तरीका रहेगा। कोचिंग की बात करें तो मतलब आज के समय में कोचिंग करना मतलब बहुत जरूरी है, या फिर ऑनलाइन वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, या खुद से चीजें सेल्फ स्टडी से तैयार की जा सकती है? देखिए, मैं बहुत इसको मतलब अच्छे तरीके से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कोचिंग है, कोचिंग का रोल किसी भी कैंडिडेट के सिलेक्शन में 10% से मुझे लगता है ज्यादा नहीं है। मैं हो सकता है किसी के सिलेक्शन में हो सकता है 50% या 60% रहा हो, लेकिन मेरे सिलेक्शन में मैं मानता हूं कि 10 से 15% से ज्यादा किसी मतलब कोचिंग का रोल नहीं है। मेरा सिलेक्शन 85% मेरी मेहनत से हुआ है, मैंने अपना उस पर काम किया था, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो पाया है। तो अगर आप भी अपनी मेहनत करेंगे, आपके पास क्या है, सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपकी अपनी मेहनत है, आप कमरे में बंद होकर के जितनी ज्यादा मेहनत कर पाएंगे, जितना ज्यादा आप नोट्स बनाएंगे, आपके पास कंटेंट होगा, जितना अधिक रिवीजन करेंगे, तभी आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा। ये आप सोचिए कि आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर ली है, और कोचिंग ज्वाइन करने से सिलेक्शन किसी का नहीं होता है। ये जितने भी टॉपर्स हैं उनको ये बात पता है। आप अपना नोट्स बनाएंगे, अपनी मेहनत करेंगे, और ये कोचिंग वाले आमतौर पर कहते भी हैं कि वो क्या है, बस केवल दिशा निर्देशित करते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि मैं आपका सिलेक्शन करवाऊंगा। वो दिशा निर्देशित करते हैं और सिलेक्शन हर व्यक्ति के अपनी मेहनत से होता है। कब से करंट अफेयर्स पढ़ें, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज देखा जाए तो प्रीलिम्स के एग्जाम में भी है और मेंस के एग्जाम में भी है। और करंट अफेयर किस तरीके से तैयार करें, जैसे डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दे, मंथली मैगजीन या फिर ईयरली भी आती है उसको? जो भी फ्रेशर बच्चे हैं तो मैं कहूँगा न्यूज़पेपर काफ़ी ज़्यादा मस्ट है। न्यूज़पेपर को आप डेली बेसिस पे, जैसे आप चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, उस तरीके से आप अपनी आदत बनाइए कि न्यूज़पेपर को भी डेली पढ़िए। ये जरूरी नहीं कि न्यूज़पेपर पढ़ के आप नोट्स बना रहे हैं, ये जरूरी नहीं, आप गो थ्रू होइए कि क्या न्यूज़ चल रही है आप आस पास में अपने चल रही है। साथ साथ आप क्या करिए, करंट के लिए मैगजीन भी आप अपनी क्या करिए, मतलब उसको लगातार, जैसे क्या होती है घटनासार की जैसे मैगजीन आती है, हर 6 महीने पे आती है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। और जैसे जब एग्जाम होने वाले तब आमतौर पे हर बहुत सारी मैगजीन आती है, तो उसमें से आप कोशिश करिए, घटना चक्र की मैगजीन आती है, वो बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, उसको पढ़ लीजिए। मैंने भी उसको पढ़ा था, घटनासार पढ़ लीजिए, एक मैगजीन और कोई पढ़ लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे 2 मैगजीन या 3 मैगजीन में बता रहा हूँ, तो इसका ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप 3 मैगजीन पढ़िए, आप एक मैगजीन पढ़िए, उसको आप बेस बनाइए, दूसरी मैगजीन से वो बातें पढ़िए जो आपने पहली वाली मैगजीन में नहीं पढ़ी। जिस मैगजीन को आपने बेस बनाया है उसमें वो बातें जो नहीं है उनको अंडरलाइन करिए, वहाँ फोकस करिए, क्योंकि आप अगर 2 मैगजीन पूरी अच्छी तरीके से पढ़े रहेंगे तब आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए। और करंट अफेयर ऐसी वो चीज़ है जो आपको प्रीलिम्स पास कराने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले हिसाब से प्ले करती है। तो सर, जो छात्र तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए आपका कोई और सजेशन या सुझाव उनके लिए? जी, जो कैंडिडेट हैं वो अपनी तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्रेशर हैं,
तो मुझे लगता है कि उन्होंने वो अपने मैंने बता दिया सिलेबस पे प्रीवियस क्वेश्चन में फोकस करें। और ये आप समझिए कि आपने अगर ये सपना देखा तो जाहिर सी बात है कि आप मेहनत करने के लिए तैयार होंगे, मेहनत आपको करना पड़ेगा और आपको मुकाम मैं भी मानता हूं कि अगर आप ईमानदारीपूर्ण प्रयास करेंगे तो मैं ये बोल एकदम निश्चिंत हूं कि आप अगर करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे, भले ही देर से सफल हों बट सफल आप जरूर होंगे। मैं तो एक हिसाब से बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूं कि अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो कभी कभी हो सकता है कि टाइम नहीं हो। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसके बाद वहाँ से नहीं हो पाया, लेकिन मुझे लगता है कि वो दोबारा फिर से जब भी एग्जाम देंगे तो सक्सेस होंगे। जैसे मेरा फ्रेंड है, आपने ये किया था, मेरे साथ ही किया था, 2 लोग थे, अनिकेत मिश्रा, तो उसका वो इंटरव्यू तक गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका फाइनल नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब योग्य नहीं था, योग्य था। वो अगली बार फिर से अपीयर होगा, फिर से वो फाइनल सिलेक्शन लेगा, ये मेरा विश्वास है। तो इसी तरीके से आप भी अगर मेहनत लगातार करेंगे और अपनी जो स्ट्रेंथ है वो उस पर, अपनी जो कमियां हैं उस पर काम करेंगे, लगातार अपने आप का सेल्फ असेसमेंट करेंगे तो आप भी जरूर सफल होंगे। और मुझे लगता है कि एक मतलब राजेश रेड्डी का एक शेर है कि आसमां में हर किसी के वास्ते है कोई बूंद, बस शर्त ये है कि इतनी शिद्दत से कोई प्यासा तो हो। तो आप अपनी वो प्यास बुझाइए। ये मैं जो शेर है वो मैं लगभग हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ कि मैं ये जो शेर है वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आप भी वो प्यास जगाइए अपने मन में और मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए और भगवान में विश्वास रखिए। मुझे लग रहा है ईश्वर कृपा होगी, आप जरूर सफल होंगे। अच्छा सर, कई बार जैसे आपने बताया आपके दोस्त, क्योंकि हमने इंटरव्यू किया था, आप दोनों लोग का साथ में किया था वहाँ पर लोक सेवा आयोग पे वीडियो, उनका नहीं हो पाया। और कई सारे छात्र ऐसे हैं जो मान लीजिए पहली बार एग्जाम देते हैं और फिल्म्स में बाहर हो जाते हैं। तो क्या होता है, पहली बार एग्जाम देने गए, बहुत होप रहती है, आशा रहती है उनको कि फिल्म्स क्वालिफाई करके इंटरव्यू करके सिलेक्शन हमारा हो जाएगा, लेकिन जब पहले स्टेज से बाहर हो जाते हैं तो मतलब डीमोटिवेट भी हो जाते हैं कई बार। मतलब बहुत सारे छात्र से मिलते हैं, देखते हैं, तो उनके लिए मतलब कुछ चीज़ें आप करेंगे, कुछ आप बताना चाहेंगे? जी देखिए, मान लो कि पहले स्टेज में कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट फेल हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम भी यूपीएससी के जो है मैंने 3 अटेम्प्ट दिए, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ रहा। मतलब इधर इसका है कि मैं भी फेल हुआ हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप किसी प्रीलिम्स के स्टेज पे फेल हो जा रहे हैं तो आप अपना जो कितने मार्क्स से आप दूर हैं ये आपका बहुत जरूरी, इस बात को आपको पहचानने की जरूरत है। मान लो 95 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो रहा है और आप 60 क्वेश्चन ही सही कर पा रहे हैं तो गैप आपका बहुत ज्यादा है। तो फिर आपको बहुत मेहनत से दोबारा फिर से बहुत मेहनत से आपको मतलब एक हिसाब से लगने की जरूरत है, आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है, अधिक से अधिक रिवीजन करने की जरूरत। लेकिन अगर मान लो आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं इनका 2 मार्क्स से, 1 क्वेश्चन से, 3 क्वेश्चन से नहीं हो पाता है, उनके लिए यही है कि वो अपना धैर्य बना करके रखें और फिर से रिवीजन करते रहें। जब भी दोबारा उनका अटेम्प्ट देने का मौका मिले तो हो सकता है निश्चित तौर पे वो फिर से सेलेक्ट होंगे। जो बच्चे 1, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स से रह जाते हैं तो उनका ये क्लियर है कि उनकी तैयारी में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी होता है कि एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है और उनके कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका गैप बहुत ज्यादा है तो मुझे लग रहा है कि आपको अधिक से अधिक रिवीजन करने की जरूरत है और उस गैप को मेंटेन करिए और प्रीलिम्स आपका निश्चित रूप से क्वालिफाई होगा। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए इतना अच्छा गाइडेंस यूपीपीसीए 2025 के लिए बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे छात्रों की ये क्वेरी थी कि यूपीपीसीए 2025 के लिए स्ट्रेटजी वीडियो बनाइए, तो फाइनली आप लोगों ने देखा होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।